डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं इसी तरह से आपको जो है पहले बुक के पेज से एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम शॉर्ट नोट्स पे चले जाएंगे जहाँ से आप पॉइंट नोट डाउन करके अपने लिए क्विक रिवीजन नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ हिस्ट्री को देख लेते हैं कि जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर कर लिया कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बनता है, तो फिर इसके बाद एक नई दौड़ जो है साइंटिस्ट की वो ये स्टार्ट हो गई कि किस तरह से एटम का जो है वो मास कैलकुलेट किया जा सके। एटम का मास कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी था कि जो हमें मैसेज नहीं पता होंगे तो हम किस तरह से ये बताएंगे कि किस रेशो में दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। जिस तरह अभी अब हम बता देते हैं कि इतने मोल कार्बन जो है अगर वो हो और उसे इतने मोल ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरी था कि हम कोई फाइंड आउट करें मैस किसी भी तरह से एटम का। तो इस एटम के मैस को फाइंड आउट करने के लिए अब डिफरेंट जो हैं वो साइंटिस्ट ने तरीके ढूंढे। उनमें से जो बेस्ट रहा वो 1961 में एक नया स्केल बनाया गया जिसे क्या रिलेट करके मैसेज को मेजर किया जाता था। जैसा यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मीन रिलेट करना, एटॉमिक मास जरा क्लियर स्क्रीन पे जाते हैं, वहाँ से सीखते हैं जी। तो लेट्स से हमने बाज़ार से जाके कोई चीज़ लेके आनी है। कोई भी चीज़ अगर हमने लानी है तो हमारे पास एक वेइंग बैलेंस होता है। उसके अंदर हम एक साइड पे जो है वो वेट रखते हैं, 1 kg लेट्स से हमने रख लिया, और दूसरी साइड पे जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हम प्लेस कर देते हैं इस साइड पे, और हम फिल करते हैं। जब तक ये दोनों चीज़ें साइडें बैलेंस नहीं हो जाती तब तक हम फिल करते रहते हैं, और बाद में कहते हैं लेट से ये आलू हैं तो हम कहेंगे कि ये 1 kg के इक्वल हो गए हैं। तो ये हमने रिलेट किया है, ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है, और इसके साथ जो हमने रिलेट करके बना लिया है वो रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम चीज़ें ख़रीदते हैं। तो क्या एटम को भी इस तरह से वेट किया जा सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और एटम का साइज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल है। तो इस सूरत हाल में साइंटिस्ट ने कार्बन 12 को लिया, उसके यूनिट के साथ जो है वो रिलेट किया बाकी एटम के मैसेज को। ठीक है, रिलेट करने के लिए कार्बन 12 को ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि कार्बन 12 जो है उसका एक तो अबंडेंस है उसकी आइसोटोप की काफ़ी ज़्यादा, दूसरा जितने उसमें प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, उस पर अलग से हम जो है वीडियो बना के उन्हें डिस्कस कर देंगे। बस आपने ये याद रखना है कि कार्बन 12 के साथ उसको रिलेट किया जाने लग गया बाकी मैसेज को। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा जी। तो यहाँ पे लेट से मैंने एक वेइंग बैलेंस लिया और उसके इस साइड पे भी कार्बन 12 को प्लेस किया और इस साइड पे भी कार्बन 12 को ही प्लेस किया। तो ये दोनों का वेट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे इक्वल डाल दिया। अब लेट से नेक्स्ट टाइम मैं जो कार्बन 12 है इसकी जगह पे इस साइड पे थोड़ा सा मैस ज़रा बड़ा ले लेता हूँ जो कार्बन 12 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसको मेजर करने के लिए हम किस तरह से कंपेयर करेंगे? जैसे अगर हम दुकान पे जाएं, वहाँ पे कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, अगर वो आलू हमने किलो से ज़्यादा लेने हैं तो 1.5 किलो का भी है, एक पाव का भी जो वेट है वो पड़ा होता है। बिल्कुल वैसे ही कार्बन 12 जो है वो स्टिल अभी एक बड़ा यूनिट था। अगर उससे कोई एटम थोड़ा सा बड़ा हो, मामूली सा फ़र्क हो, उससे डबल ना हो, या उस अगर थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है तो उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से कार्बन 12 भी एक बड़ा यूनिट था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 kg के वेट के इक्वल था। तो 1 kg से अगर कोई कम बड़ा हो तो उसके लिए जैसे पाव का जो वेट है वो भी यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही फिर हमने क्या किया, इस कार्बन 12 को डिवाइड कर लिया हमने 12 पार्ट्स में। 12 पार्ट्स में डिवाइड करना इस वजह भी था कि कार्बन के अंदर 6 जो हैं वो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं, और 6 ही इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं। तो टोटल पार्टिकल भी इसके अंदर जो हैं वो 12 थे। तो हमने 12 के साथ ही डिवाइड कर लिया, और आलमोस्ट ये जो मैस आ रहा था वो इक्वल भी एक पार्ट का तकरीबन मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही आ रहा था।
तो इस वजह से भी हमने इसको 12 से ही डिवाइड किया और 12 इसके पार्ट बना लिए अब छोटे छोटे। यानी ये समझ लें ये हमारे पास एक शटांक या एक पाव वाले छोटे छोटे पीसीज हैं। अब लेट्स से ये वाला जो पार्ट था इसके अंदर 12 रखे तो ये स्टिल बैलेंस नहीं था हो रहा, नॉट इक्वल था। अब हम क्या करेंगे, दो इस तरह के जो यूनिट हैं कार्बन 12 के, हमने वैसे 12 होते हैं ना एक कार्बन के अंदर, अब हमने इसमें लेट से दो और ऐड कर दिए इस तरह के यूनिट, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, तो ये कितने हो गए 14। अब यहाँ पे लेट से ये 14 यूनिट के इक्वल आ गया। अब 12 से ज़्यादा था तो हमने दो छोटे छोटे यूनिट ऐड किए। तो इस टाइम अब हम कार्बन 12 से नहीं बल्कि कार्बन 12 के 12 यूनिट में से एक यूनिट के साथ जो है वो मैथ्स को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन 12 के जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ना, समझ लें ये पाव पाव वाले टुकड़े, तो वो पाव पाव के कितने टुकड़ों से के इक्वल है, 14 टुकड़ों के इक्वल है। तो इट्स मीन कि हम इसको जो है रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम कार्बन 12 से नहीं बल्कि कार्बन 1/12 से रिलेट करते हैं। मतलब कार्बन का जो है वो 12 टुकड़े किए हैं छोटे छोटे, उनमें से एक टुकड़े के साथ जो है हम रिलेट करते हैं बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके बैलेंसेस को। जी, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, अब हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करने की बजाय हमने जो उसके छोटे छोटे यूनिट बनाए हैं, पाव वाला ये एक यूनिट, उसके 12 यूनिट बने थे, तो हमने 12 यूनिट के इक्वल ही कार्बन 12 का भी मास है। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसको देखें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें कितने यूनिट बनाने पड़े, ये 1 2 3 4, 4 यूनिट की एक लाइन है, 8 बन गए, 8 से 12 और फिर 16, इट्स मीन टोटल हमें 16 यूनिट जो हैं वो डालने पड़े हैं कार्बन 12 के, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वो पाव पाव वाले यूनिट जो हैं वो 16 हमने ऐड किए हैं। किलो वाला अगर हम यूज़ करते यानी 12 पूरे के पूरा हम यूज़ कर लेते तो वो तो डायरेक्ट 24 हो जाना था और ऑक्सीजन का मास फिर कम हो जाना था। बाय 12 करने का ये फ़ायदा होता है, अक्सर बच्चों के जहन में होता है कि सीधा 12 क्यों नहीं यूनिट के तौर पे लिया, तो 12 जो है वो ज़रा बड़ा यूनिट था, उसका 1/12 यूज़ किया है इस वजह से। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें हमें 23 कार्बन 12 के वो छोटे छोटे पाव वाले यूनिट जो हैं वो ऐड करने से इसका मास इक्वल हुआ, तो हमने इसका जो मास है वो 23 यूनिट कंसीडर कर लिया। ये तो अगर हम यहाँ से एक यूनिट लें, ये वाला एक यूनिट कार्बन 12 का, तो ये जो एक यूनिट है ये 1 AMU के इक्वल है, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये जो कार्बन 12 के 12 पार्ट्स हैं, अगर उनमें से एक पार्ट हम निकालें तो वो किसके इक्वल है, 1 AMU के, और ये किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होता है। 1 पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये है उस रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किससे रिलेट करते हैं, 1 AMU से, यानी कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास 1 AMU है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब्ज़ी को जब तोल रहे थे, इस साइड पे आलू थे और इस साइड पे हमारे पास 1 kg का वेट था, तो वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट था, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास 1 AMU हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। कोई भी हम अगर इधर एलिमेंट अगर हम उसको रखेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे कि कितने AMU के पार्ट हैं, जैसे ऑक्सीजन था तो उसके अंदर 16 AMU के पार्ट थे, तो हमने उसका मास 16 कंसीडर किया। तो इस तरह से जो है हम AMU जो कि एटॉमिक मास यूनिट है उसको यूज़ करके रिलेटिव एटॉमिक मास बाकी चीज़ों का फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊं कि आजकल जो AMU है उसकी जगह हम एटॉमिक मास यूनिट की जगह यूनिफाइड मास यानी U को यूज़ करते हैं, तो आप U भी यूज़ कर सकते हैं कि 1 AMU की जगह U भी यूज़ किया जा सकता है, यूनिफाइड मास का सिंबल। अब हम वापस जो है वो बुक के नोट्स की तरफ चलते हैं। तो मज़ीद देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास ऑफ 1 atom of carbon on this scale is exactly 12 and the mass of other atom are measured relative to this unit। ठीक है, हमने अभी देखा था कि कार्बन का जो एक एटम है उसके जो मास था वो 12 यूनिट के इक्वल था कार्बन के, तो इसी तरह जो बाकी हैं जैसे ऑक्सीजन था वो 16 यूनिट था, उसी के साथ हम कंपेयर कर रहे थे। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट AMU।
it is defined as 1/12 the mass of an atom of carbon 12। इसके अलावा अगर हम 1 AMU को kg में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू ये आ जाती है 1.67377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। ओके, और एग्जांपल में बताया गया है द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑन एटॉमिक मास स्केल इज़ 1.007 AMU। सिमिलरली मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर इज़ 32, सल्फर 32 जो है आइसोटोप, उसका 31.972 AMU है। तो इसी तरह अब हम जो है शॉर्ट नोट से इसको अगेन देख लेते हैं। जी, तो ये आपके सामने समरी के पॉइंट हैं जो कि अभी तक हमने पढ़े हैं। पर्पज़ क्या था रिलेटिव एटॉमिक मास का, कि केमिस्ट को चाहिए था कंपेयर करना मैसेस को, ताकि हमें मास रेशो पता चल सके कि किस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हमने किस मिकदार में रिएक्टेंट ऐड करने हैं। इसी तरह जो स्केल अडॉप्ट किया गया था वो 1961 में अडॉप्ट किया गया था, और स्टैंडर्ड स्केल वाज इंट्रोड्यूस टेकिंग 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एज वन एटॉमिक मास यूनिट। यानी कार्बन 12 के 12 हमने टुकड़े किए थे और उसमें से एक टुकड़े को एटॉमिक मास यूनिट के तौर पे लिया था। ठीक है, बाकी फिर जैसे ऑक्सीजन का आपको याद होगा 16 टुकड़े डाले थे तो 16 AMU मास आ गया था। इसी तरह डेफिनेशन अगर करें रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। ये बिल्कुल शॉर्ट सी एक डेफिनेशन है। आगे जो है वो केजी के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो है अगर हम केजी में निकालें तो 1.67377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रोजन और सल्फ़र की उन्होंने आगे एटॉमिक मास यूनिट में उनका मास बताया हुआ है। मज़ीद अगर हम एक्सरसाइज उसमें से देखें तो एक्सरसाइज के अंदर हमें बताया गया है कंपेयर करें मास ऑफ मैग्नीशियम और क्लोरीन के एटम का। तो अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है मैग्नीशियम का देखें तो उसमें कार्बन के 24 यूनिट आलमोस्ट आते हैं, और इसी तरह अगर हम क्लोरीन का देखें तो उसमें 35 यूनिट आते हैं। तो इस वजह से मास ऑफ क्लोरीन जो है वो ज़्यादा है मास ऑफ मैग्नीशियम से।